नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक, खेल जगत में क्या हुआ है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, इस पर भी होगी बातचीत। और करेंगे टिकटॉक भी, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, और वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई अहम बैठक। पटना में आज से सरपट दौड़ेगी मेट्रो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में, 13 इलाकों में लगा कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा आज शाम 7 बजे तक बंद। वीएचपी का आज कटक बंद का आह्वान। उत्तर बिहार और नेपाल में भारी बारिश से कोसी इलाके में बाढ़ की स्थिति। दार्जिलिंग में भूस्खलन से अब तक 20 लोगों की मौत। अरब सागर में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान शक्ति पड़ा कमजोर। दिल्ली एनसीआर में आधी रात में हुई बारिश। इजरायल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र में बातचीत आज। ट्रंप ने वार्ताकारों से वार्ता पर तेजी से आगे बढ़ने का किया आग्रह। पुरुषों के बाद महिला टीम ने पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप में 88 रनों से रौंदा। 12वीं जीत के साथ टीम इंडिया ने बरकरार रखा वनडे में जीत का अपना अजेय रिकॉर्ड। और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर बिहार से। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। बिल्कुल, और कल भाजपा चुनाव समिति की दूसरे दिन की हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर फिर से चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। कल बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के 3 घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के घर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े भी मौजूद थे। फिर राजग के घटक दल हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। जीतन राम मांझी के आवास पर जहां करीब आधे घंटे तक बैठक चली, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहे। 2 मुलाकातों के बाद तीसरी बैठक रालोमू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके आवास पर हुई। इस बीजेपी प्रभारी तीनों घटक दलों के साथ बैठक में एनडीए में सीटों की शेयरिंग पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि एनडीए के सभी घटक दल साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। वहीं हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। एनडीए में सब कुछ अच्छा है। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की कल अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआई-एम के विधायक अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सब कुछ फाइनल हो गया है। मंगलवार को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बैठक के बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि सीट बंटवारा पूरा हो चुका है और सहनी ने चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया है।
वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के सुझावों पर विचार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सीटों का बंटवारा सुचारू रूप से हो। कैसे लड़ना है, सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। बात बन गई है। हाँ, सब है, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ के क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है। एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं। ये पार्टिकुलर 243 पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 6 दल के हिस्सेदारी, 6 दल के सीट पर सारे विषय पर बात चल रहा है। जैसे हम इंडिया गठबंधन के पार्ट एक एक कदम पर एक एक विचार को, एक एक लोगों के अधिकार है, उसके अधिकारों के सम्मानों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनावी काउंटडाउन अब लगभग शुरू हो चुका है, ऐसे में एनडीए की जो कवायद है वो किस तरह से हो रही है, किस तरह से सभी को साथ लेकर के किस तरह से सीट शेयरिंग का काम हो रहा है? देखिए संध्या, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और निश्चित तौर पर उनकी ये कोशिश है कि एनडीए के तमाम घटक दलों को साथ लेकर ऐसा जो है वो व्यूह रचना की जाए, इस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए कि जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनके लिए कोई मौका जो है वो नहीं दिया जाए। और यही वजह है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो लगातार 2 दिनों से पटना में जमे हुए हैं। हमने देखा कि परसों शाम 6 बजे बैठक शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के वीरचंद पटेल रोड स्थित जो पटना का जो दफ्तर है, और रात तकरीबन 12 बजे तक वो बैठक चली। कल की बात करें तो कल भी बैठक 6 बजे शुरू हुई और रविवार की देर रात तक उस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में शामिल हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने बताया ही कि जो जेडीयू, हम पार्टी और फिर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है, इनसे भी बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, संगठन प्रभारी, और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों लोगों ने मुलाकात की। हमारी कल उपेंद्र कुशवाहा से, धर्मेंद्र प्रधान से, इन लोगों से कल मुलाकात भी हुई। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या कुछ फार्मूला होगा। तो फार्मूले की अगर बात करें तो जो छन कर खबरें आ रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो बाकी बची सीटें हैं उनमें इन तमाम सहयोगियों को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। यानी 243 सीटों वाली जो विधानसभा है उसमें लगभग 200 कुछ सीटों पर एनडीए और जेडीयू लड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए सीट हैं उस पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि चिराग पासवान के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान कुछ ज़्यादा सीटें चाहते हैं, कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स में भी वो जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनसे कल मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि बिल्कुल, तो यहाँ पर एनडीए की यहाँ पर जिस तरह से लगातार कल बैठकों का दौर जारी रहा, उस पर यहाँ पे नजर बनाए हुई है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से वहां सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो बिठाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर तो वीआईपी पार्टी कह रहे हैं कि भैया हम डिप्टी सीएम बनेंगे और जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। देखिए, जो वीआईपी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी, वो शुरू से ही पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब वो तेजस्वी यादव के साथ लगातार हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे तो मीडिया से वो यही बात कह रहे थे कि जब 2025 में सरकार बनेगी तो मल्लाह का जो बेटा है, सन ऑफ मल्लाह, वो खुद को कहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह जो है वो डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं भी कम नहीं है जया, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी डिप्टी सीएम का पद चाहती है। और हर हाल में कांग्रेस, जब राहुल गांधी यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई पड़े
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो तिरंगा था उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था और तेजस्वी यादव जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। इसी बात को बीजेपी ने उठाया कि राहुल गांधी वोट और भीड़ तेजस्वी का, लेकिन झंडे जो है वो कांग्रेस के हैं। शायद यही वजह है कि बाद में बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले और उन्होंने राहुल गांधी का ही काउंटर करने की कोशिश की भीतर खाने से। लेकिन पब्लिक फोरम पर जो बात आ रही थी कि कांग्रेस जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए पिछली बार 70 सीटों पर वो चुनाव में लड़ी थी, इस बार वो ज़्यादा सीटें चाह रही हैं, 100 से ज़्यादा सीटें चाह रही हैं। इसके बावजूद जो जानकारी मिल पा रही है कि महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो आपस में बातचीत कर उस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पेच जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन की तरफ से जो सीपीएम के विधायक का बयान आया कि मंगलवार तक सीटों की संख्या को घोषित कर दिया जाएगा, तो मुझे 2015 में भी याद है कि जब 100-100 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ी थी, जेडीयू और आरजेडी जब दोनों साथ थे, तो किसी भी तरह की कोई रिफ्ट की खबर बाहर निकल कर नहीं आई और आराम से सीटों का बंटवारा जो है वो कर लिया गया। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों जगह सीटों का बंटवारा जो है अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते के आखिर तक सब कुछ जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ से 3-3 प्रत्याशियों का जो नाम आया है हर एक विधानसभा से, उसको शॉर्ट आउट कर दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में एनडीए नेताओं से मुलाकात होगी। तो यहाँ पर कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अंतिम समय आ गया, अब तक तो घोषणा हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल राजेश राज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक दलों ने एक तरफ जहां अपनी कमर कस ली है, वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करता हुआ भी इस बार बिहार का चुनाव नजर आने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग कई सारे नए इस्तेमाल भी इस बार कर रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का आज उद्घाटन करेंगे। पटना में मेट्रो की शुरुआत से शहर में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इसके दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं का परीक्षण किया गया है। पहले चरण में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। ये मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, ऊर्जा कुशल ट्रेनें और यात्री सुविधाओं के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, एलिवेटर, एस्केलेटर और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेट्रो की डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे। 3 बोगियों वाली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन में 147 यात्री बैठकर और 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं महिलाओं और दिव्यांगों के लिए हर ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो पटना मेट्रो के पहले चरण का आज उद्घाटन होगा। हमारे साथ पटना से मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कितनी उत्सुकता है और जो इसका रूट डिसाइड किया गया है कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से लोगों को ये ट्रैफिक से निजात देती हुई नजर आएगी? देखिए, आज बिहार के लोगों को, इनफैक्ट पटना वासियों को बड़ा तोहफा नीतीश कुमार देने वाले हैं। पहली बार बिहार में मेट्रो जो है वो आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी आज से, और ये बहुत बड़ा तोहफा है। जो हालांकि ये प्रायोरिटी कॉरिडोर है। प्रायोरिटी कॉरिडोर में अभी 3 स्टेशनों की शुरुआत हो रही है जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा है, और आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड 3 स्टेशन जो हैं वो अभी खुले होंगे। और जो मेट्रो का ऑपरेशन है वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक होगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि जो आईएसबीटी का इलाका है और जो 0 माइल का इलाका है वो काफी क्राउडेड इलाका, वहाँ लगातार लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। मेट्रो शुरू हो जाने के बाद एक बड़ी आबादी होगी जो आईएसबीटी अगर बस से उतरेगी तो उसे अपने गंतव्य पे जाने के लिए मेट्रो की सुविधा मिलेगी और जाम की जो समस्या थी उससे जूझना नहीं पड़ेगा। एक बड़ी आबादी को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और इसके साथ ही आज जो सीएम नीतीश कुमार है वो अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जो बेली रोड है वहां पे अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए शिलान्यास भी करेंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो मेट्रो होगा उसका अभी जो वर्तमान किराया है वो न्यूनतम किराया 15 रुपए रखा गया है और अधिकतम किराया जो है वो 30 रुपए रखा गया है। यानी 30 रुपए देकर के आप आईएसबीटी से भूतनाथ
रोड तक का सफर कर सकते हैं। और जो मेट्रो है वो सारे मानकों पे खड़ी उतरी है ट्रायल रन में। जो ट्रायल रन 7 सितंबर को शुरू हुआ था और लगभग 1 महीने का वक्त लगा और ट्रायल रन कंप्लीट कर ली गई है और पूरी तरह से सुरक्षित मेट्रो सारी सुविधाओं से लैस लोगों को समर्पित की जा रही है। अब आम लोग इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। जी मधुरेश, पूरी सुविधाओं से लैस होगी ये मेट्रो। ऐसे में समय कितना बचेगा, क्योंकि जिन स्टेशन के बीच ये मेट्रो चलने वाली है, ऐसे में यात्री जब अपना सफर करेंगे तो कितने कम समय में वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? देखिए, मेट्रो की रफ्तार अभी वर्तमान में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है और अमूमन अगर आप बाय रोड आईएसबीटी से भूतनाथ रोड जो मेट्रो स्टेशन निर्माण किया गया है वहां तक आते तो कम से कम 30 मिनट का वक्त लगता है, जबकि जो दूरी है वो केवल 4 किलोमीटर के आसपास की है। इसका सबसे बड़ा कारण जो ट्रैफिक जाम था वो है। लेकिन मेट्रो से आप ये सफर मुश्किल 5 से 7 मिनट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि 20 से 25 मिनट का जो समय है वो आम लोगों का बचेगा और ये बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी राहत है। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और जल्द ही इसके आगे का जो मेट्रो स्टेशन है मलाही पकड़ी का और इसके आगे का वो भी खुलने वाले हैं। वो भी उसका भी निर्माण कार्य जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और जो थोड़े बहुत काम है वो जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे, तो वो भी स्टेशन जल्दी खुल जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आज पहले चरण का उद्घाटन होगा जिसका काफी समय से इंतजार है पटना वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत के कई शहरों में जो मेट्रो सेवा है वो लाइफलाइन के रूप में काफी लोकप्रिय है और अब इसकी शुरुआत बिहार में भी होने जा रही है। बिल्कुल जया, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बिहार को हम कैसे नवाचार के साथ जोड़ सकते हैं, बिहार को कैसे हम लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि तमाम योजनाएं बिहार वासियों के लिए चल रही है और ऐसे में मेट्रो से भी अब बिहार के लोग अछूते नहीं रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर बिहार और नेपाल के निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के कोसी इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोसी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और इससे पूर्वी तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों को एक बार फिर पिछले वर्षों की तबाही याद आने लगी है। जलस्तर बढ़ने से तटबंध के भीतर बसे गांव में दहशत का माहौल है। लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के कोसी पूर्वी तटबंध के भीतर पूरी तरह 2 पंचायत और आंशिक रूप से 3 पंचायतों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहां के लोग तबाही का सामना करने को मजबूर हैं। बावजूद इसके खेती बाड़ी और अपनी जमीन छोड़ना ग्रामीणों के लिए कठिन हो रहा है। नेपाल में लाल बकेया नदी का बांध टूटने के बाद पानी अब हीरापुर महंगुआ गांव से होते हुए सीमावर्ती गांव में फैलने लगा है। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में भी पानी आ गया है। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा तटबंधों से पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। कल देर शाम कोसी बैराज से 5,19,470 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। तो कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ये बाढ़ जो है वो आफत बन गई है। तो बिहार में पलायन को मजबूर हो रहे हैं लोग। पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मधुरेश, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन से जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, नेपाल में एक तो भारी बारिश हुई है, उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से बिहार के
कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही थी और इस मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो अचानक से एक बार फिर से बढ़ गया है। हालांकि जब नवरात्र शुरू हुए थे उस समय से हम अगर ध्यान दें तो जो नदियों का जलस्तर था लगातार डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जो अभी बारिश हुई है पिछले 4-5 दिनों में उसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कोसी बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक के आसपास कल जो पानी छोड़ा गया है उसके कारण मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल और जो जिले हैं उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन पंचायत यानी 2 दर्जन गांव यानी 24 जो गांव हैं वो उनमें बाढ़ का खतरा अभी है और इसे देखते हुए जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार माइकिंग की जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है ताकि जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है उनको खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही एक सेंट्रल कमांड भी बनाया गया है जो नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखे हुए है और इसकी डबल मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पे एक अलग मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही पटना में एक सेंट्रल कमांड बनाया गया है जो सारे जिलों से लगातार समन्वय करते हुए लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रख रहा है। इसके साथ ही नदी के जलस्तर पर भी नजर रखे हुए है। इसके साथ ही एक जो बड़ी चीज की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, पशुओं को भी रेस्क्यू किया जा रहा है और उनके खाने पीने की और शेल्टर की भी व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि कम से कम बाढ़ का पानी अगर गांव में पहुंचे तो कैजुअलिटी ना हो, किसी तरह की जान मान की हानि ना हो। जी तो जिला प्रशासन लगातार सतर्क है, एहतियातन तौर पर लोगों की मदद और राहत बचाव कार्य के लिए लगातार सक्रिय। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और वहीं बिहार से सटे नेपाल में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। कोशी, बागमती और मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जहां 38 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ ने कई घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने हालात को देखते हुए आज भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। झापा जिले में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और 5,500 से अधिक के घरों में पानी से डूब गए हैं। मेची, रतुआ, पलिया और निंदा जैसी नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बिजली और सड़क संपर्क पूरी तरह से ठप है। जोगमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन खराब मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मचाने वाला उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ गया है। साथ ही ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की ओर मुड़ गया है। आईएमडी के अनुसार 7 अक्टूबर को दोपहर में पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर में पहुंचने के बाद इसके और भी कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार जम्मू और इसके आसपास मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर तूफानी सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, मिरिक और डुआस के बड़े हिस्से में शनिवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। मिरिक और दार्जिलिंग की पहाड़ी इलाकों में इससे भारी भूस्खलन हुआ। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और दर्जनों के घायल होने की भी सूचना है। सेना की टुकड़ियां और एनडीआरएफ की टीमें राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीएम ममता बनर्जी आज हालात का जायजा लेने मुख्य सचिव के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और तत्काल सहायता के आदेश दिए। आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी मुआवजा और उनके एक सदस्य को रोजगार देने की घोषणा भी ममता बनर्जी ने की है। हालांकि उन्होंने राशि का जिक्र नहीं किया है अभी तक। तो दार्जिलिंग में भूस्खलन से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
और बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो वहां आधी रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से मॉनसूनी बारिश शुरू हुई है, जिसने कहीं ना कहीं आफत को न्योता दिया है। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां किस तरह से मॉनसूनी बारिश हुई है, जहां लोगों की जान माल को भी खतरा पहुंचा है। और आगे बात करते हैं, नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आंद्रोथ को बेड़े में शामिल करेगी। इस कार्यक्रम का संचालन वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आंद्रोथ का भारतीय नौसेना में शामिल किए जाना क्षमता वर्धन और स्वदेशीकरण की दिशा में नौसेना के सतत प्रयासों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने आंद्रोथ को बनाया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। आंद्रोथ के नौसेना में शामिल होने से एसडब्ल्यू क्षमताओं, विशेषकर तटीय जल के खतरों से निपटने की दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये कदम उस व्यापक विकास का हिस्सा है जिसके तहत हाल के महीनों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। तो आंद्रोथ आज होगा नौसेना में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज पहले अरावली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी। सम्मेलन का आयोजन जेएनयू में आज शाम को होगा। सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका, आर्थिक प्रगति, तकनीक, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 70वें स्थापना दिवस पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर के 13 इलाकों में कर्फ्यू लागू है। कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आज कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान भी किया है। शनिवार रात हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि ये झड़प उस समय हुई जब मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस के अनुसार ये बहस जल्द ही टकराव में बदल गई और घरों की छतों से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे स्टॉल भी क्षतिग्रस्त हो गए। रुक करते हैं राजस्थान का, जहां की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कल देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 7 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि आग लगने की वजह से निकलने वाले टॉक्सिक गैसों के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ गई। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम आग के कारणों की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। हमारा ट्रॉमा सेंटर का 2nd फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं। उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देके सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया।
अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के गुना स्थित सरदार मार्केट के कपड़ा बाजार में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग एक गोदाम से शुरू होकर आसपास की दुकानों तक फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया और आग के कारणों की अभी फिलहाल जांच जारी है। जो गोडाउन है जैन लोगों का, उसमें आग लग गई है, तो तत्कालीन फायर ब्रिगेड को खबर किया गया और गेल से भी फायर ब्रिगेड आगे 3 फायर ब्रिगेड 2 टैंकर यहाँ आग बुझाने का काम कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि कोई अंदर नहीं था। फिलहाल हम लोगों के द्वारा आग पे फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पा लिया गया। तो मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पूरा सरदार बाजार हमारा कपड़ा का पूरा गारमेंट का यहाँ पे काम होता है, तो हम लोग को ये लग रहा था कि आग फैल नहीं जाए, लेकिन सबकी तत्परता से और ये आग पर काबू पा लिया गया है। और क्या क्षति है ये तो कल ही हम लोग यहाँ देख पाएंगे, और किस कारण से आग लगी ये भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। ये तो अभी जांच का करेंगे कि किस कारण से आग लगी है। तो यहाँ पर आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। और आइए अब दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर हरी भूमि से। किस तरह से इस वक्त जो त्योहारी मौसम है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि देश में त्योहारी यात्रा में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। दिवाली पर यात्रा में रिकॉर्ड उछाल, भारतीयों ने त्योहार को आस्था और सैर सपाटे से जोड़ा है। यहाँ पर किस तरह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। वही त्योहार का मौसम है, लोग अपनों से मिलने जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं। ऐसे में तीर्थ स्थलों पर जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। कम दूरी के जो देश हैं वो भी पसंदीदा बने हैं, यानी कि भारत से बाहर भी लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं। और काफ़ी लंबी छुट्टी यानी कि जो एक्सटेंडेड वीकेंड का है वो यहाँ पर क्लब करके जो हैं भारतवासी जो हैं इस वक्त नए गंतव्यों की खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सरकार की ओर से जो हवाई किराए हैं त्योहारी मौसम पे, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल, और इसके साथ एक और खबर आज के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। हालांकि ये आर्टिकल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने वीके मल्होत्रा जी के विभाजन का दौर जिन्होंने झेला उनके बारे में लिखा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विजय कुमार मल्होत्रा जी को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उन्होंने कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सेवा से भरा जीवन जिया। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के मूल संस्कार क्या हैं, विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, स्वयं के ऊपर सेवा की भावना, साथ ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिकल आज सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ है, जो बता रहा है कि किस तौर पर वीके मल्होत्रा ने देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनसे क्या कुछ सीख ली जा सकती है। बिल्कुल, अगली खबर यहाँ पर हिंदुस्तान से लेते हैं। किस तरह से हमारी जो सेनाएं हैं लगातार अपग्रेड हो रही है, लगातार नवाचार और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही है, ये खबर ये कहती है। कैसी है तैयारी? हम 30 वर्षों से जो भारतीय सेना है वो इंसास राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब सेना जो है वो 75,000 घातक बंदूकों से जल्द लैस होगी। अब हमारी जो सेना है वो इंसास की जगह पर AK-203 203 असॉल्ट राइफल से लैस हो रहे हैं और जल्द ही ये लगभग 75,000 आधुनिक राइफल्स से सेना को आपूर्ति की जाएगी और इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तेजी से चल रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी जिस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसी की बानगी दर्शाती है ये खबर। इंसास की बजाय असॉल्ट राइफलों से बढ़ रही है सेना की ताकत और 700 गोलियां हर मिनट बरसाने वाली AK-203 की आपूर्ति यहां पर जारी की गई है।
और अगली खबर है टीबी से जुड़ी हुई। कैसे भारत टीबी को मात देता हुआ लगातार नजर आ रहा है, उसके से जुड़ी हुई ये खबर है, जो देश में टीबी की किफायती और प्रभावी जांच के लिए विकसित स्वदेशी किट को शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय ICMR ने इसको मान्यता दी है। तेलंगाना की हुवेल लाइफ साइंसेज की ओर से विकसित क्वालिटी प्लस MTB फास्ट डिटेक्शन किट को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए एक साथ 96 नमूनों की जांच कम से कम समय में की जा सकती है। तो कैसे टीबी को हराया जा सकता है, उसको लेकर के लगातार शोध और अनुसंधान किए जा रहे हैं। स्वस्थ भारत की कड़ी में ये एक और कदम है, जहां बुजुर्गों और बच्चों के टीबी की जांच अब आसान हो सकेगी और लार के नमूनों से जांच भी की जा सकेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर टीबी के जो टेस्टिंग कार्ड है उनको भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। इजराइल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम को लेकर आज मिस्र में बातचीत होगी। दोनों पक्ष गाजा संघर्ष को खत्म करने और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली और हमास वार्ताकारों से बातचीत में तेजी लाने का आग्रह किया है। सप्ताह के अंत तक पहले चरण की बातचीत खत्म करने को कहा गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री लेकानू ने नई कैबिनेट की घोषणा कर दी है, जिसमें कई पुराने मंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर बने हुए हैं, जबकि कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। ब्रिटेन के शहर P7 में एक मस्जिद को शनिवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। पुलिस ने इस घटना को हिट क्राइम मानते हुए जांच शुरू कर दी है। हमले के समय मस्जिद के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। हंगरी में 2026 के संसदीय चुनाव से पहले आर्थिक मंदी और महंगाई को लेकर रविवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हंगरी संसद के सामने कोसुत स्क्वायर पर जुटे और प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के खिलाफ आवाज उठाई। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ में। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रस्तावित समग्र व्यापार समझौते पर चर्चा के आज से 2 दिन की कतर की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया की इस देश के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के चरणों पर भी बातचीत होगी। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मौजूदा व्यापार बाधाओं और गैर शुल्क मुद्दों के अलावा व्यापार व निवेश बढ़ाने के अवसर तलाशेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार वार्ता में प्रस्तावित भारत कतर मुक्त व्यापार समझौते पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को कहा है कि दोनों देशों को एक ऐसी डील की जरूरत है जो भारत की रेड लाइंस का सम्मान करे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की 14वीं दौर की वार्ता आज से ब्रसेल्स में शुरू होने जा रही है। इससे पहले यूरोपीय कंपनियों ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार की मेक इन इंडिया पहल में अपनी गहरी रुचि दिखाई। और इसके साथ ही अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट साइंस स्पार्क का, जहां हम लाते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया से जुड़ी 5 सबसे दिलचस्प और अहम खबरें। तो आइए चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के पास, जो हमें बताएंगे कि दुनिया में कहां-कहां हो रही हैं ऐसी खोजें जो भविष्य की तस्वीर बदल सकती हैं। नमस्कार। वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत और साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर हुए कमाल के आविष्कारों ने यह साबित कर दिया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों तक हर जगह टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान कर रही है। तो आइए आज हम आपको विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी नई नई खोजों और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कौन से बड़े राज खोल रहे हैं जो हमारी दुनिया को एक दमदार नई दिशा देने वाले हैं। खोज की दुनिया में क्वांटम सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि क्वांटम का सिद्धांत बताता है कि कण दूरियों के बावजूद आपस में जुड़ सकते हैं। क्वांटम की दुनिया में ऐसी खोज हुई है जो भविष्य में असीमित ऊर्जा दे सकती है। दरअसल जब इलेक्ट्रॉन यानी बिजली के कण किसी चीज के किनारे से गुजरते हैं तो वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं।
इसे एज स्टेट कहते हैं। समस्या ये थी कि ये चीज इतनी तेजी से होती है कि इसे देख पाना नामुमकिन होता था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की जगह बेहद ठंडे सोडियम परमाणुओं एटम्स का इस्तेमाल किया और देखा कि जब ये परमाणु एक खास किनारे से टकराते हैं तो वे बिना किसी रुकावट के लगातार एक ही दिशा में बहते रहते हैं। इस खोज का मतलब है कि अब वैज्ञानिक इस अद्भुत क्वांटम क्रिया को बड़े पैमाने पर आसानी से समझ और देख सकते हैं, जिससे भविष्य में बिना बिजली की खपत वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऊर्जा प्रणालियां बनाने का रास्ता खुल सकता है। पेरू के एंडीज में एक बड़ी खोज हुई है, जहां पुरातात्विक स्थल पर शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीव की खोज की है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। दरअसल दक्षिण अमेरिका स्थित पेरू में शोधकर्ताओं की एक टीम ने साल 2018 में अबिसियो नदी राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया था, जहां एक पुरातत्व स्थल के पास जाल बिछाया गया, क्योंकि समूह को संदेह था कि लंबे समय से उपेक्षित इस क्षेत्र में वर्तमान अनुमान से कहीं अधिक विविध वन्य जीव हैं। ऐसे में जब शोधकर्ताओं की टीम ने अपने बिछाए एक जाल की जांच की तो उन्हें एक अलग सा दिखने वाला छोटा स्तनपायी जीव मिला, जो छोटा और बड़ी आंखों वाला धानी प्राणी है, जिसका नाम मार्मोसा चाचापोया है, जिसे माना गया है कि यह माउस ओपोसम की एक नई पहचानी गई प्रजाति है। हंटिंगटन रोग दिमाग से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इस बीमारी में इंसान को सोचने, समझने और अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मुश्किल होती है, क्योंकि एक खराब जीन के कारण दिमाग में एक जहरीला प्रोटीन बनने लगता है, जो न्यूरॉन्स यानी कि दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करता है। अब यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी का सफल ट्रायल किया है, जिसका नाम है AMT-130। ये थेरेपी सीधे दिमाग में इंजेक्ट की जाती है और इसका काम है कोशिकाओं को वो जहरीला प्रोटीन बनाने से रोकना। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि ये जीन थेरेपी 3 साल में बीमारी की रफ्तार को 75% तक कम कर सकती है, और अगर ये सफल होती है तो ये हंटिंगटन रोग को धीमा करने वाला पहला आधिकारिक इलाज बन जाएगी, जिससे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगेगी। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक अलग तरह की खोज की है। एक शोध में उन्होंने पाया है कि चंद्रमा पर हेमेटाइट नाम का खनिज बन रहा है, जो बिल्कुल लोहे में लगने वाली जंग जैसा होता है। जंग लगने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है, जो चांद पर नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक हैरान है। शोध में पता चला है कि इस जंग के लिए पृथ्वी ही जिम्मेदार है। दरअसल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की हवा के कारण कभी-कभी पीछे खिसक जाता है, और इस दौरान हमारे वायुमंडल से रिसने वाली ऑक्सीजन चंद्रमा तक पहुंच जाती है। हालांकि चंद्रमा पर लगातार सूर्य की हवा से हाइड्रोजन भी गिरती रहती है, जो जंग लगने की क्रिया को खत्म कर देती है। लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयोगों से पता चला है कि पृथ्वी से आई यही ऑक्सीजन चांद की सतह पर लोहे को जंग में बदलने के लिए काफी है। यह खोज हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होने वाले छिपे हुए रासायनिक लेन देन के बारे में एक नया और अनोखा जरिया दिखाती है। और आखिर में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की चीज, जिसे सुपर कंडक्टर कहते हैं, जो बिना रुकावट बिजली ले जाती है, उसमें एक हैरान कर देने वाला क्वांटम इको या गूंज ढूंढी है, जिसका नाम है हिग्स इको। सुपर कंडक्टर में बहुत तेजी से पैदा होने वाली हिग्स मोड नाम की जो क्वांटम वाइब्रेशन होती है, पहले उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने खास लेजर जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस गूंज को सुन लिया। ये हिग्स इको सुपर कंडक्टर के अंदर छुपी हुई जानकारी को याद रख सकती है और उसे बाहर भी ला सकती है। इस खोज का मतलब है कि अब हम सुपर कंडक्टर में क्वांटम जानकारी को स्टोर यानी जमा करने और उसे प्रोसेस करने के नए तरीके खोज सकते हैं, जिससे भविष्य के तेज क्वांटम कंप्यूटर और बेहतर सेंसर बनाने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसी के साथ साइंस पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपनी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया।
रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से तेज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 6 रनों के स्कोर पर मुनीबा अली का विकेट गंवा दिया। पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने विमेंस वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है। उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ गंवाया नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों से पराजित किया था। वहीं पाकिस्तानी टीम की ये लगातार दूसरी हार है। और कोलंबो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है दीपिका लगातार 12वीं बार चटाई यहां पर धूल भारतीय टीम ने पाकिस्तान को। सबसे पहले किस तरह से इस जीत का सेलिब्रेशन कल हमने देखा और लगातार हमें इसका जश्न देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग संध्या और गुड मॉर्निंग जया। बहुत ही इंटरेस्टिंग जीत थी ये पूरी भारत के लिए, क्योंकि ये लगातार चौथा कंसेक्यूटिव संडे था जहां पर हमने भारत पाकिस्तान का मैच देखा। पहले 3 हमने एशिया कप में देखे और इस बार का हमने महिला विश्व वर्ल्ड कप में देखा। महिला विश्व वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट वर्ल्ड कप था और पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करके 248 का टारगेट दिया था पाकिस्तान को। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआती परफॉर्मेंस में थोड़े डाउट्स थे कि किस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर था वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, वहां पर इंडिया को थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन जिस तरीके से ऋचा घोष ने फैंस का जोश बनाया और बढ़ाया, वो बहुत ही वहीं से एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ टीम इंडिया के लिए और वहीं से ही एक विनिंग विक्ट्री का मोमेंटम फील हुआ, महसूस हुआ फैंस को आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में। उसके बाद जब गेंदबाजी करने आई टीम इंडिया, तब वो कंप्लीटली अनस्टॉपेबल थे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान को हराया ही नहीं केवल, लेकिन जिस तरीके से रोका, वो किसी भी तरीके से उनका कोई भी प्लेयर रन बना ही नहीं पाया। केवल एक प्लेयर को छोड़ के जिसने 50 रन से ज़्यादा अधिक मात्रा में रन बनाए। लेकिन अगर ओडीआई फॉर्मेट में देखा जाए तो 60 बॉलों में 50 रन कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि इतना स्लो उन्होंने खेला। वहीं टीम इंडिया की बात करें तो क्रांति गौड़, जिन्होंने इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्टोरिक विक्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया था, काफ़ी ज़्यादा क्रूशल विकेट्स ली थी, उन्होंने फिर से कल कर दिखाया। हालांकि क्रांति गौड़ का ये डेब्यू वर्ल्ड कप था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 3 बहुत ही क्रूशल विकेट्स लिए टीम इंडिया के लिए और इसी के साथ ही वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रही और एक बहुत बड़ी जीत दी टीम इंडिया को। और इसी के साथ जैसे कि आपने कहा 12-0 का स्कोर लाइन है, पहले 11-0 का स्कोर लाइन था। कभी भी पाकिस्तान टीम इंडिया से जीत नहीं पाई थी ओडीआई फॉर्मेट में और एक बार फिर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया ने ये मैच जीता। टीम इंडिया की लगातार ये दूसरी जीत है ओडीआई विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। उससे पहले उन्होंने श्रीलंका को हराया था। बिल्कुल। और दीपिका, जिस तरह से जो हाई ऑक्टेन मुकाबला था, जिस तरह से रोमांच वहां पर जमीन पर नजर आ रहा था, जिस तरह की कैमराडरी देखें या जिस तरह से एग्रेसिव टीम इंडिया थी, वो भी बहुत खास थी, जिसको लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। इस वक्त यकीनन टीम इंडिया का स्पिरिट काफी हाई है। अग्रेसिव के साथ साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि बैटिंग ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली टीम इंडिया की। और स्टेडियम में काफ़ी सारे फैंस मौजूद थे और इंटरेस्टिंगली जया, काफ़ी सारे फैंस आए हुए थे पूरे दुनिया भर से और स्पेशली इंडिया से, अहमदाबाद, गुजरात और हालांकि क्रांति गौड़ के गाँव, वो रहती है मध्य प्रदेश के एक गाँव में, वहाँ से भी काफ़ी सारे फैंस आए हुए थे स्पेशली क्रांति गौड़ को देखने के लिए। और काफ़ी सारे श्रीलंका में भी ऐसे फैंस थे जो केवल क्रांति गौड़ को देखने के लिए गए थे कि किस तरीके का परफॉर्मेंस वो देंगी। और साथ ही साथ स्मृति मंधाना की भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। तो ये बड़े प्लेयर्स तो है ही मैच के जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया, लेकिन वहीं फैंस का उत्साह, फैंस का जोश काफ़ी हाई था, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान को हराया गया। वो चाहते थे कि ये मैच टूर्नामेंट में किसी भी टीम के खिलाफ हार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हार सकते। और उसी तरीके की शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली।
क्योंकि 88 रन से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, यहाँ पर अपना दूसरा मैच जीता क्रिकेट विश्व कप का। बिल्कुल दीपिका, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से टीम स्पिरिट सामने आ रही है, जहां खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खेल प्रेमियों के लिए भी एक रोमांचक मुकाबला सामने है खेल के मैदान से। आगे की अगर हम बात करें तो किस तरह का रोमांच अब खेल प्रेमियों को देखने को मिलेगा इस खेल के मैदान से? अब इंडिया का अगला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो कि होने जा रहा है वाइजैक में 10 अक्टूबर को। उसके लिए भी टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। जो आगे के चैलेंजेस हैं टीम इंडिया के लिए वो हो सकते हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, साथ ही साथ इंग्लैंड 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, न्यूजीलैंड भी 1 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। तो ये जो है मेन चैलेंजेस है जो टीम के आगे खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे कि बॉलिंग कोच को हमने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि टीम अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस जीते या हारे या किसी भी तरीके का प्रैक्टिस सेशन हो, हमेशा वो कंसिडर करती है। हालांकि इस विश्व कप में वो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, दूसरा मैच उन्होंने लगातार खेला है और अब साउथ अफ्रीका से बड़ा मैच होने वाला है। लेकिन हर तरीके से टीम इंडिया तैयार है, क्योंकि आगे जो चैलेंजेस है वो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उसी तरीके के खिलाड़ी भी है हमारे पास। रेणुका सिंह से लेके अमनजीत कौर, स्मृति मंधाना और क्रांति गौड़, प्लेइंग 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टीम इंडिया का आगे के मैचेस के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर खेल के मैदान पर, और खास तरह से जो विमेन क्रिकेट को जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरह से एक ऑडियंस की रिएक्शंस मिल रहे हैं, वो इस बार बहुत ही खास है। बिल्कुल, और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल ने अपने हुनर से सफलता का नया अध्याय लिखा है। भारतीय दल ने अपने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीते। अगले साल होने वाले पैरा एशियन गेम्स से पहले भारतीय पैरा एथलीटों को मिली ये सफलता न केवल उनके भरोसे को मजबूत कर गई, बल्कि अनुभव के मोर्चे पर भी उनको आगे रखने में मददगार साबित हुई है। भारत ने इन खेलों में 10वां स्थान हासिल किया। दिल्ली में आयोजित हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप रविवार को भले ही खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे देश की मेजबानी की सफल क्षमता और भारतीय पैरा एथलीटों की सफलता की नई कहानी को सामने रख गई। इन खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों ने 22 पदक हासिल किए, जो कि भारत का अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। इन 22 पदकों में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक रहे। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी कायम किए, जबकि 7 एशियन रिकॉर्ड रहे। ये हम हर बार बढ़ाते हुए आ रहे हैं मेडल टैली, और अगली बार भी बढ़ाएंगे। बस तैयारी कर रहे हैं, सपोर्ट है साई का, PCI का, हमारी फेडरेशंस का, गवर्नमेंट का। एक टीम गेम होता है ये, मतलब पूरी टीम लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिमरन दिख रही थी भागते हुए, पर मेहनत मेरे पीछे बहुत लोगों की है। पैरा हाई जंपर निषाद कुमार इस आयोजन को ऐतिहासिक मानते हैं। उनके अनुसार इस आयोजन ने विश्व स्तर पर देश की मेजबानी को एक अलग चेहरा दिया है। इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी और टीम का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था, और खुद का भी एकदम मतलब लगता है कि ट्रेनिंग में हमें एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दिए। इसमें ब्लेड जंपर, सीरियल मेडलिस्ट और व्हीलचेयर मैराथन के दिग्गज भी शामिल रहे। यहाँ रिकॉर्ड्स भी बने और एक स्वर में इन पैरा एथलीटों के साहस और जज्बे को सलाम भी किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन से देश ने 2 बातों पर खुद को मजबूती के साथ सामने रखा। पहला, खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन,
देखने को मिला, जो कि अब तक का भारतीय दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। दूसरा, मेजबानी के मोर्चे पर। मेजबानी के मोर्चे पर ये प्रतियोगिता जो थी वो बेहद सफल रही और कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा जो है, जब हम बात करते हैं 2036 ओलंपिक की मेजबानी को दावे को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो भारतीय दल फहरा रहा है जीत का परचम। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम के हाल के बाद नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं न्यू मैक्सिको में आयोजित 53वें वार्षिक अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा की रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ। जी हाँ, यहाँ सैकड़ों बलूनों ने एक आकाश को रंगीन कर दिया। आपको छोड़े जाते हैं इन खूबसूरत झलकियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।